नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17,865 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यह अनुपूरक बजट पेश किया गया। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद सदन में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। खन्ना ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट इस सदन में लेकर आया हूं, जिसका आकार 17,865 करोड़ रुपए का है। यह मूल बजट 7,36,437.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये द्वितीय अनुपूरक बजट मैं आपके माध्यम से इस सदन में लेकर आया हूं। इसका आकार है 17,865.72 करोड़ रुपए, जो मूल बजट 7,36,437.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। माननीय, जहां आवश्यकता और उपयोगिता होती है, क्योंकि ये विकास को तरजीह देने वाली, विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, क्योंकि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा, वो 12,209.93 करोड़ रुपए का था। ये और वर्तमान में जितना आकार का लेकर हम आए हैं, उसको मिलाकर इस बजट का आकार 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो जाएगा। माने इसमें 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ जो द्वितीय अनुपूरक में सम्मिलित केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की प्राप्ति अनुमानित है। इसमें जो हमने कंटिजेंसी से पैसा लिया था 30 करोड़ 48 लाख, उसका भी प्रस्ताव मान्यवर इसमें शामिल है, उसकी प्रतिपूर्ति का। इसके साथ ही जो ऊर्जा विभाग के लिए 8,587.27 करोड़ रुपए, वित्त विभाग के लिए 2,438.63 करोड़ रुपए, परिवार कल्याण विभाग के लिए 1,592.28 करोड़ रुपए, पशुधन के लिए 1,001 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपए, सूचना विभाग 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग 354.58 करोड़ रुपए। ये कुछ बातें थी जिसके ऊपर मैं समझता हूं मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूं। बाकी जो चर्चा में विषय आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। माननीय, आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के मोर्चे पर अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को गिनाया। 22,700 से अधिक तो केवल महिला हैं। बालिकाओं को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया गया और उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए उनकी भर्ती की प्रक्रिया की है। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा उस भर्ती में आए हैं। अगर इन सबको आप देखेंगे, अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में, वन विभाग में, या फिर पीडब्ल्यूडी में, या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों की भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछली जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं
और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती है। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता है इस बात को। पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ माननीय अखिलेश जी ने कहा था, आंकड़ा भी दिया था कि वो 3 लोग भर्ती हुए थे ऐसे, और आपके सामने बात स्पष्ट। पांडे जी, मैं उसी उस पे आ रहा हूं। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेके ढूंढते थे, घूमते थे, और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये कौन नहीं जानता है। और यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं। वे क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई भी, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें। और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब सिफारिश किए बगैर न केवल हमारी नियुक्ति हुई है, बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। और मैं एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र में,
दूसरा, प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति, इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1 करोड़ 25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है। और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था। और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। तीसरा, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी रोजगार मेले लगाए हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह जगह रोजगार मेले लग रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के दिन पर जब रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि दुनिया के, अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, बैंकों से लेन देन जिस राज्य का सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो है आज के दिन पर, जब हम लोग आए थे तब 45 से कम था, 44 के आसपास था। आज यह 60% है। ये दिखता है कि अगर 100 रुपया जमा हो रहा है तो 60 रुपया यूपी के अंदर ही यूपी के नौजवानों को, यूपी के बेरोजगारों को और यूपी के ही व्यवसायियों को यूपी के अंदर अपना रोजगार के सृजन करने, यूपी में नए रोजगार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग इसके माध्यम से 60% से ऊपर आज के दिन पे यूपी का सीडी रेशो है, ये बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मानते हैं इसको 75% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमें विरासत में क्या मिला था? 44%, 45% से भी कम मिला था। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, मृत प्राय सा हो गया था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं। कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेती के विविधीकरण की दिशा में जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, 23 लाख हेक्टेयर भूमि को जो अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है। और उद्योग कैसे चलने चाहिए, चीनी उद्योग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश, जिसको आप चीनी उद्योगों का बेच रहे थे, तबाह कर रहे थे, बंद कर रहे थे, आज 120 चीनी मिलें अकेले उत्तर प्रदेश चला रहा है। और उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं, उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। जो बाकी 20 चीनी मिलें हैं उन पर भी एक दबाव है कि भाई आप भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़िए। लगभग हर चीनी मिल अपने से इथेनॉल प्लांट को भी जोड़ रहा है, सीबीजी के नए प्लांट लग रहे हैं। और आज के दिन पर देश के अंदर सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस के सबसे अधिक प्लांट लगाने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस दिशा में और भी कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें,
लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे, अपुष्ट थे। उनमें कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके बारे में कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, आज उसका बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। 12 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक इस स्किल मिशन के साथ जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल को, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कुंभ पे भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कुंभ एक अवसर होगा हमारे लिए उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का हर एक फील्ड में, लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है, विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में भी चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है, तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है, उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है।
और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए अनेक सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में, खासकर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।